नमस्कार दोस्तों, क्या अभी अभी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि अभी मुझे प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपके मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? ये सारी चीज़ें सोच के आज आप बहुत कंफ्यूजन में होंगे, तो आज मैं इसी का उपाय आपके सामने लेके आया हूँ क्योंकि मैं सारे जो इसके एस्पेक्ट होते हैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। होम लोन कब बाय करना चाहिए और कब नहीं बाय करना चाहिए, क्यों नहीं बाय करना चाहिए एंड होम लोन अगर बाय नहीं करना है या फिर कोई प्रॉपर्टी ईएमआई पे बाय नहीं करना है, तो फिर क्या करना चाहिए? जी हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है या नहीं करना है? किस तरह से ये होम लोन के ऊपर बेनिफिशियल होता है? कौन ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? और अगर आपको होम लोन में जाना है, ईएमआई भरना है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं? जैसे कि आपने खुद ही सुना होगा कि अरे! मेरे पास तो होम लोन है, बहुत बड़ा होम लोन चल रहा है मेरा, इसीलिए मैं जॉब से रिज़ाइन भी नहीं कर सकता। बॉस के ताने सुनने हैं एंड ब्ला, 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 लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं, जिसे आपको सफ़र करना होता है। तो आप कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि भैया, मुझे क्या करना चाहिए कि होम लोन लिया मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी है, होम लोन लेना नहीं चाहिए था, मुझे एसआईपी करना चाहिए था, एसआईपी क्यों करना चाहिए था? वो सारी चीज़ें मैं इसमें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आपको एंड में पता चलेगा कि हाउस प्रॉपर्टी कब बाय करना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी कब बाय करना चाहिए और कब बाय नहीं करना चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों करना चाहिए, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और कौन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जी हाँ, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, बाइंग ए प्रॉपर्टी ऑन ईएमआई या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, व्हाट इज़ बेटर? ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रॉपर्टी बाय करूँ मैं ईएमआई दे के, जो मंथली ईएमआई आएगा आपका, जैसे आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, उसमें से 10% आपने पे कर दिया, 45 लैक्स का आपका ईएमआई चल रहा है, 45,000 फॉर एग्जांपल, राउंड राउंड फिगर पकड़ता हूँ। तो 45,000 मंथली आपको ईएमआई पे करना पड़ रहा है, ठीक है? तो उसके लिए कितना इंटरेस्ट आप पे करते हैं, कितना टोटल अमाउंट पे करते हैं, कितने टर्म के लिए पे करते हैं, वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ टू कंपेयर कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है आपका, इसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलता है उतने ही टर्म में, उतना ही एसआईपी करके जितना आप ईएमआई पे कर रहे हो, उतने का एसआईपी करके आपको कितना मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं न्यूमेरिकल फिगर आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पर ले जाकर, एसआईपी कैलकुलेटर में एंड ईएमआई कैलकुलेटर में, होम लोन ईएमआई जो कैलकुलेटर होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपकी शायद कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स आपके सामने आएंगे, जिसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे कि भैया मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों मैं ईएमआई पे प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ जो भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसके पर्पज़ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होती है, रिस्क क्या होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, एडवांटेज क्या होती है, रिस्क क्या होती है और बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं ईएमआई पे। ठीक है, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है कि होल एंड सोल मैं डायरेक्टली खुद से 50 लाख दे दूं और हाउस बाय कर लूं, इतना अमीर आदमी नहीं हूं मैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, जिसकी एक सैलरीड इनकम है। ठीक है, लेट्स से कि 70,000 या 80,000 पर मंथ इनकम है, और उसमें से मुझे 50 लाख का प्रॉपर्टी बाय करना है, जिसमें से 5 लाख मैं 10% में पे कर दूंगा, 45 लाख का ईएमआई आएगा जो कि 45,000 आएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन होता है कि 70,000 आप सैलरी है आपकी एंड 45,000 आप ईएमआई पे कर रहे हो। ठीक है, तो बची कितनी? 25,000। 25,000 में आपका घर चलेगा एंड अदर खर्चे होते हैं, मेडिकल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो जाएगा आफ्टर स्टार्ट ऑफ द ईएमआई। जैसे ईएमआई स्टार्ट होता है, आपका कंडीशन ये हो जाएगा कि 70,000 कमाने के बाद भी, ठीक है, 70,000 कमाने के बाद भी आपको हाथ में बच रहा है 25K। ठीक है, तो ये एक रियल फैक्ट है जो कि मैंने अभी बता दिया आपको, आगे भी और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पर्पस होता है कि घर बाय करने का पर्पस क्या है। तो बेसिकली जब भी आप कुछ प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं और जो भी होम लोन लेने जा रहे हैं, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको चाहिए होता है एक एप्रिशिएटिंग एसेट, जो कि कहा जाता है रियल स्टेट जो है, या फिर जो प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं, वो एक लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा इंक्रीज वैल्यू देता है। मतलब जो आपने आज बाय किया है, वो लॉन्ग टाइम में या फिर कुछ टाइम के बाद आपको एप्रिशिएटेड वैल्यू ही दिखाएगा, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट से
बढ़ा हुआ वैल्यू ही देगा। जैसे कि कहा जाता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टाइम में आपको फायदा ही होगा। इस तरह से कहा जाता है। आपने अपने सीनियर से सुना होगा या अपने मॉम डैड से सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट था वो इसी टाइप का था, जो प्रॉपर्टी एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता था। बट यंग जनरेशन कुछ अलग ही कर रही है, जिसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। तो दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गोइंग ऑन अभी यंग जनरेशन में। बट स्टिल बहुत सारे लोगों की स्किल उतनी नहीं होती है, आई ओपन नहीं है, तो अभी भी ये ईएमआई का सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉपर्टी कब बाय करनी चाहिए, यही चीज लोग कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। और ये मैं आज के वीडियो में कंक्लूड करने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी बाय करना अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा भी है तो कब अच्छा है, कौन से कंडीशंस में अच्छा है। अगर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये क्या है, तो वो सारी चीजें मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करूंगा, ठीक है। आप खाली अभी पिक्चर देखते जाओ कि क्या क्या पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूँ। तो पर्पज आपने जान लिया कि एक अप्रिशिएटिंग एसेट चाहिए होता है लोगों को, कि लॉन्ग टाइम में मुझे एक अच्छा अप्रिशिएटेड वैल्यू मिले इस इन्वेस्टमेंट से, इसीलिए लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, इवन होम लोन लेके, ठीक है। बट होम लोन लेके बाय करना, इसके पीछे का काला सच लोगों को पता नहीं है, वही मैं आज उजागर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पर्पस बात कर लिए, इसके बाद हम एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज में पहला एडवांटेज होता है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, जो कि हमने यहाँ पे देखा, जो पर्पस में भी आपने कवर किया कि लॉन्ग टाइम में रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये काफी पोटेंशियल और अच्छा रिटर्न देता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो भी आपकी कंट्री के लॉ है उसके बेसिस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर। जितना भी आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ये हो गया प्रिंसिपल। इनिशियली जो आपका इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है। धीरे धीरे करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका प्रिंसिपल ज़्यादा होने लगता है एंड इंटरेस्ट कम होने लगता है। वो कब होता है, जब आपका टर्म एंड होने आता है। जैसे आपने 30 ईयर्स का लिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेट 25 ईयर्स तक आपका इसी तरह से चलता रहेगा, एंड 25 ईयर्स के बाद फिर धीरे धीरे कम होना चालू होगा, या 28 ईयर्स के बाद धीरे धीरे कम होना चालू होगा। तो इस तरह के इंटरेस्ट वर्सेस प्रिंसिपल का ग्राफ आपको दिखाई देता है, जो कि मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ ओनरशिप एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। एडवांटेज ये होता है कि आपको एक ओनरशिप मिल जाती है, एक माइंड में सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि मेरा खुद का एक हाउस हो गया है। अब मुझे मतलब यहाँ पे मुझे ओनरशिप मिल गई है, इस घर का मालिक मैं हूँ, इस तरह का जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबिलिटी भी, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिल जाती है कि भैया मेरा घर हो गया है और मैं यहाँ का ओनर हूँ। बट फैक्ट तो यही होता है, जब तक आप लोन क्लियर नहीं करते हो तब तक आप ओनर हो ही नहीं, एक्चुअली बैंक ओनर है, ठीक है। तो छोटी छोटी जो बातें हैं, जो एक काला सच है, वो मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूँ आपको, आप शायद नोटिस करते जाओ, ठीक है। इसके बाद ही मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंटरेस्ट पे करना होता है। लाइक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 50 लाख का लोन लिया हुआ है और उसके लिए 1 CR का इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है, मतलब टोटल आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू हो जाता है 1.5 CR, ठीक है। मतलब 50 लाख का आपने प्रॉपर्टी बाय किया था, बट इंटरेस्ट पे करते करते इसका आपने पे कर दिया है टोटल अमाउंट 1.5 CR आपने पे कर दिया है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हो गया, 1.5 CR। अब 30 ईयर्स का आपने टर्म लोन लिया है, उसमें 1.5 CR क्या वर्थ है? क्या 30 साल के बाद आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 CR से ज्यादा होगी, या 1.5 CR भी होगी तो क्या प्रॉफिटेबल है? तो जी, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि 1.5 सीआर आपने पे किया है एंड 30 साल के बाद आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 सीआर हो रही है, तो दैट मीन्स यू आर इन नो प्रॉफिट नो लॉस जोन, ठीक है। और इसके पीछे आपको जो झेलनी पड़ी है कि मेरे पीछे होम लोन है इतना बड़ा, इसीलिए मुझे कैसे भी करके जॉब करना ही पड़ेगा, मुझे ये टेंशन लेना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें जो आपने झेली है वो तो झेली ही है, प्लस या इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपको पे करना पड़ता है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट होता है। लिक्विडिटी की बात करें तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी आपको जल्दी मिलती नहीं है, आपको
प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कुछ टाइम लगता है एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, लाइक ब्रोकर चार्जेस होते हैं एंड अदर चार्जेस होते हैं। जैसे आप अगर अपने नाम से दूसरे के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो उसमें भी कुछ चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आती है, जीएसटी वैल्यूज आती हैं, जो हमको प्रॉपर्टी का जो वैल्यू मिल रहा है उस पे भी कुछ टैक्सेस लगते हैं। तो दोज आर दी थिंग्स कि लिक्विडिटी आपको जल्दी मिलती नहीं है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी आप जब सेल आउट कर रहे हो तो ये रिस्क होते हैं। मार्केट रिस्क भी एक है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होता है। जैसे ही मार्केट में जो उसका डिमांड एंड सप्लाई जो होता है, अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आता है या फिर डिमांड के बेसिस पे अगर कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक रिस्क होता है। एंड डिप्रिशिएट आपका जो एसेट है वो डिप्रिशिएट होने के भी चांसेस होते हैं। सर्टेन कंडीशंस ऑफ मार्केट होते हैं, लाइक आप कह सकते हो कि जिस लोकेशन पे, ठीक है, जिस लोकेशन पे आपने प्रॉपर्टी बाय किया है उस लोकेशन पे जो प्लान था कि यहाँ पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, लाइक मेट्रो डेवलप होंगे, मॉल खुलेंगे, ठीक है, केएफसीज खुलेंगे। तो इस तरह के जो पहले से प्लान थे वो सारे बने नहीं हैं, रिंग रोड नहीं बना है और आपका प्रॉपर्टी बन चुका है बट वो सारे डेवलपमेंट नहीं हुए, रोड वैसे ही खड्डे खुड्डे पड़े हुए हैं। तो आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो उतना वैल्यू नहीं देगा और आफ्टर सर्टेन टाइम, लाइक आपका लोन क्लोज होते होते तक 30 ईयर्स में आपका प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट भी होता है, एसेट का वैल्यू भी कम होता है। वो एक रिस्क होता है आपका। तो ये रिस्क भी आपको झेलने होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आज अगर आप बाय कर रहे हो आपका होम, ठीक है, करते हो तो 30 ईयर्स के बाद आपके घर का कंडीशन सेम नहीं रहने वाला है, पुराना हो जाएगा और काफ़ी कुछ झड़ा हुआ टूटा हुआ ऐसा आपको दिखने मिलेगा। तो उसका वैल्यू उतना नहीं होगा जितना आपको लोन का इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पे करके हुआ है। जो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट, कि 50 लाख का आपने प्रॉपर्टी बाय किया है बट आपने पे कर दिया है 1.5 CR, ठीक है, लेकिन 30 ईयर्स के बाद क्या उसका वैल्यू 1.5 CR होगा? तो उसका जवाब आप जरूर कमेंट में दे दीजिएगा मुझे, आपको क्या लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा, आगे दूंगा, बट अभी आप कुछ कमेंट करके बता सकते हो तो बता दीजिए कि आपके क्या व्यूज हैं। एंड लास्ट हम बात करें तो लास्ट आता है आपका ओनरशिप की बात। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, जब तक आप लोन क्लोज नहीं करते हैं, लोन फिनिश नहीं करते हैं, यू आर नॉट दी ओनर ऑफ योर बॉट प्रॉपर्टी। जो आपने प्रॉपर्टी खरीदा है उसके ओनर आप नहीं हैं, ये एकदम क्लियर कट है। इसके बाद हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, भैया ये एसआईपी है क्या, ठीक है, ये झमेला क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है भैया, वो तो समझा दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एसआईपी। तो एसआईपी क्या होता है कि आज के डेट में म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, एएमसी कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है। तो ये क्या आपको प्रोवाइड करती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि भैया आपका अगर मंथली इनकम कुछ अमाउंट है, लाइक आप जैसे कि 70,000 का एग्जांपल लिया था, 70,000 कमाते हो, ठीक है, आपको एक ही टाइम में अगर बाय करना है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख के शेयर्स बाय करने हैं या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है बट 1 लाख में आपका हर एक सेक्टर में सिग्निफिकेंट अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड क्या करती है, आपको मंथली स्कीम देती है कि मंथली आप 20,000 25,000 भी आप डालोगे, ठीक है, मंथली आप इसमें पे कर सकते हो, जिससे जिस 20-25 हज़ार को वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। तो एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो वो मैंने पूरा प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ। तो एसआईपी यही होता है कि एक म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में होती है, जो कि आपको अलाउ करती है कि आप एक अमाउंट जो कि आप मंथली पे कर सकते हैं या क्वार्टरली पे कर सकते हैं, इस तरह से आपको डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सहूलियत मिलती है। तो ये एक सिस्टमेटिक प्लान होता है और ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है उनके वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, जो एक लॉन्ग टर्म में एक डिसिप्लिन मैनर में सिस्टमेटिकली मंथली पे कर करके उनका वेल्थ जनरेट हो सके, वेल्थ अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल पाए, इसके लिए म्यूचुअल फंड को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले पर्पस की बात करें तो डेफिनेटली रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके आपको आप
आपका जो पैसे होते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक 20,000 आप मंथली पे करने जा रहे हो, ठीक है, पे इन द सेंस इन्वेस्ट करने जा रहे हो म्यूचुअल फंड्स में। तो वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, बॉन्ड्स में करेगा एंड अदर सिक्योरिटीज में करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लाइक हाइब्रिड फंड होते हैं, मल्टी कैप फंड होते हैं, फ्लेक्सी कैप होती हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, अब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने वो प्लेलिस्ट देखी हुई है, एक्सप्लोर की हुई है, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नहीं तो म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको ऑलरेडी पता है तो नो इशू, तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आई होप आपको पर्पस भी पता चल गया एसआईपी का, कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जाता है, स्टॉक में, बॉन्ड में, अदर सिक्योरिटीज में जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका पर्पस होता है एसआईपी का, कि एसआईपी क्यों करना चाहिए। एंड इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में डेफिनेटली कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 30 इयर्स के लिए आप ईएमआई पे कर रहे हो बाइंग ए प्रॉपर्टी 30 इयर्स के लिए, वहीं पे 30 इयर्स के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ओवर द लॉन्ग टर्म एसआईपी कैन बी सब्सटेंशियल रिटर्न ड्यू टू कंपाउंडिंग, ठीक है। क्या होता है इसको आप समझिए, कि फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 20,000 आपने किया, 2.4 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर कुछ परसेंटेज रिटर्न मिला, लेट्स से कि 12% या 18% का कमिटमेंट किया था, बट उतना मिला नहीं ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, तो मान लेते हैं कि 8% ही मिला, ठीक है। फिर ये 8% का जो ऐड करके होगा वो वैल्यू आपका सेकेंड ईयर में ओपन होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में फिर आपसे 20,000 पे कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको लेट्स से कि 15% का रिटर्न मिल गया, ठीक है। फिर ये कंपाउंड इसी तरह से आपका ईयरली कंपाउंडिंग होते जाएगा, मतलब 8% का अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, इस पे 15% का ऐड हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर उस पे 12% का, लेट्स से कि थर्ड ईयर में 12% मिला, उससे ऐड हो जाएगा, ऐसे करके आपको कंपाउंडिंग मिलता है। तो आई कंसिडर कि आपको कंपाउंडिंग का मतलब पता है। एंड यहाँ पे कंपाउंडिंग का जिक्र मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में भी बहुत किया है, जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट होता है, वो सारी चीज़ें जो भी स्टॉक की मैं वीडियो बनाता हूँ स्टॉक एनालिसिस के लिए, तो उसमें भी मैं काफ़ी जिक्र करता हूँ। तो ये होता है एक, कि कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है ओवर द टाइम पीरियड, एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवर द टाइम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आज के डेट में आपका 70 के सैलरी है, ठीक है, और उसमें से आप 20 के पे कर रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम आपका 1 लाख सैलरी हो गया, तो आप 20 के को 40 के भी कर सकते हैं, या फिर 35 के कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, ठीक है। लिक्विडिटी की बात करें तो डेफिनेटली रियल एस्टेट के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेबल ये एसेट होता है। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी सेल आउट करके रिडीम कर सकते हो अपने पैसे, बहुत ही क्विकली हो जाता है ये। तो ये एक और एडवांटेज मिलता है एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट, ठीक है। एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों, जो आपका पोर्टफोलियो होता है, जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के रखता है, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, जो कि आपका रिस्क जो एसोसिएटेड है उसे कम कर देता है। अगर किसी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है तो अदर सेक्टर में आपका थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है, तो वो आपका रिस्क थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के, ठीक है। एंड इसमें रिस्क की बात करें तो रिस्क में, जी हाँ, मार्केट रिस्क होता है, कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके जो फंड्स हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट, जैसे आज से आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना आज से चालू किया, तो क्या होगा कि आज आपने चालू किया है, थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद करेक्शन लेगा, मार्केट करेक्शन लेता है, फिर नीचे जाता है, आप बोलोगे अरे यार मैंने तो 20,000 इन्वेस्टमेंट किया था, अभी उसका वैल्यू 12,000 हो गया है, क्या करूं, अरे मैं तो फंस गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना ही नहीं चाहिए, ये ब्ला 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 आपके दिमाग में चलने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट क्या होता है, मार्केट का नेचर ही है गिरो चढ़ो, ठीक है। तो अभी मार्केट गिरी, यहाँ पे लोग बाइंग करने लगेंगे, बाइंग करते करते फिर से ये करेक्शन लेगा और पिछले हाई को ब्रेक करेगा, और लॉन्ग टर्म में यही सिलसिला चलते रहता है, गिरो चढ़ो इस तरह से
मार्केट ऊपर की तरह ही जाता है। तो वही कहते हैं कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसे ऊपर ही है। तो ये फंडा आप ध्यान में रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको लॉसेस दिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में और काफ़ी कंपाउंडिंग रिटर्न आप देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने एडवांटेज में भी देखा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि आप हाउस हाउस प्रॉपर्टी बाय करने के लिए भी लॉन्ग टर्म में ईएमआई पे करते हैं 30 ईयर्स के लिए। तो 30 ईयर्स के लिए आप एसआईपी को इमेजिन कर सकते हैं। तो ये रिस्क है, बट दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो डेफिनेटली आपको इसका भी थोड़ा भी ख्याल नहीं करना है कि चलो गिरता है तो गिरता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो नो गारंटीड रिटर्न जो बोलते हैं, जी हाँ, ये तो फिक्स है कि कोई भी म्यूचुअल फंड आपको गारंटीड रिटर्न नहीं देता है। वो एक कंडीशन डाल के रखता है कि रिटर्न इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ठीक है, मार्केट में जो रिस्क है उसके ऊपर ही रिटर्न आपका डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोग गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि हाउस बाय कर रहे हैं हम ईएमआई देके 30 ईयर्स का या 20 ईयर्स का। तो सेम यहाँ पे भी आप कंसिडर करोगे 30 ईयर्स के लिए आप एसआईपी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो रिस्क है आपके लिए वैलिड नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा था कि मैं आपको न्यूमेरिकल फिगर्स भी दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि भैया प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए ईएमआई देके या फिर मुझे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। तो कौन सा बेनिफिशियल हो सकता है, तो चलिए एक झलक उसकी भी देख लेते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने गूगल पेज पे। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर लूंगा होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम सिंपली ग्रो का जो लिंक दिख रहा है, क्योंकि मैं एसआईपी कैलकुलेट भी ग्रो ऐप से ही करने वाला, तो यहाँ पे ग्रो के ऐप से ही दोनों कर लेते हैं, सो दैट आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो फिगर तो सब सेम आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ, इसको मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद लोन अमाउंट आपको दिख रहा है, जो कि 10 लाख का लोन अमाउंट है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, ये ऑलमोस्ट 8.75 रहना चाहिए, 8.7 कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो भी आपका सिविल स्कोर अच्छा है। तो यहाँ पे लोन टेन्योर जो है मैं 30 ईयर्स का कंसिडर करता हूँ। 30 ईयर्स में अगर आप कर रहे हैं तो 30 ईयर्स के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 10 लाख है, 10 लाख को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कि 50 लाख की प्रॉपर्टी आपने बाई की है 30 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे आप नीचे देखिए मंथली ईएमआई जो आएगा आपको, तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि मंथली ईएमआई जो आएगा, जो आपने 50 लाख का लोन लिया है 8.7% के हिसाब से, जो कि ये ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है, कम तो नहीं होता, ऑलमोस्ट बढ़ता ही रहता है। तो वो भी आप कंसिडर करोगे तो और ज़्यादा ही जाएगा, बट मंथली ईएमआई आपका 39,157, मतलब लगभग 40,000 रुपये ईएमआई आपको आने वाला है। ठीक है, 50 लाख का लोन लिया है आपने 30 ईयर्स के लिए। अब प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका 50 लाख रुपए। ठीक है, आपने 50 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट पे किया। इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है वो देख लीजिए, वो बहुत शॉकिंग होता है। वो है आपका 91 लैक्स, अप्रॉक्सीमेटली 91 लैक्स रुपीज। तो ये कितना है, 50 लाख का इंटरेस्ट, 50 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट एंड 91 लैक्स का इंटरेस्ट पे किया है आपने, मतलब ऑलमोस्ट डबल का इंटरेस्ट पे किया हुआ है। जितने की प्रॉपर्टी है उसका डबल तो आपने इंटरेस्ट पे किया है। टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं आप, 1,40,96,377 रुपए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 50 लाख का प्रॉपर्टी बाई किया है और 1 CR का इंटरेस्ट पे किया है, तो टोटल आपको 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी बन जाता है। तो अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं कि वही हो रहा है, यहाँ पे 1.4 CR का प्रॉपर्टी आपका बन चुका है। 50 लाख का खरीदा बट 1.4 CR का हो गया। अब 30 साल बाद अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया आपका 1.5 CR, तो बोलोगे अरे यार मैंने तो 50 लाख में खरीदा था, ये देखो 1.5 CR हुआ। तो ये झूठ शायद आप खुद से ही बोल रहे हैं, ये झूठ आप खुद से ही बोल रहे हैं कि आपने 50 लाख में खरीदा और ये 1.5 CR हुआ है। एक्चुअली आपने 1.5 CR में खरीदा है, एंड उसका वैल्यू आज के डेट में 30 ईयर्स के बाद उसका वैल्यू 1.5 CR ही है। ठीक है, वो भी आपका मार्केट कंडीशन और वो जो जगह का जो डेवलपमेंट होता है वो अगर हुआ है तो ही उसको अप्रिशिएटेड वैल्यू मिलता है।
अदरवाइज उतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रहता है उस एरिया का भी। तो दैट डिपेंड्स, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। एंड 30 साल के बाद आपके घर के कंडीशन क्या है, क्या वो उस प्रॉपर्टी का सच में उतना वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सारे रिस्क है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब एस आई पी कैलकुलेटर भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन लिंक न्यू टैब, मैंने न्यू टैब में एस आई पी कैलकुलेटर ऑन किया। अब एस आई पी भी देख लेते हैं कि भैया एस आई पी में क्या हाल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एस आई पी मैं पे करने वाला हूँ। एस आई पी कितना करूंगा, जितना मैं ई एम आई पे कर रहा हूँ, 39,000 का ई एम आई यहाँ पे पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 39,000 का ई एम आई में पे कर रहा हूँ। तो 39,000 का मैं एस आई पी करूंगा, ठीक है। तो 39,000 फॉर 30 ईयर्स। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एस आई पी में कहा जाता है कि 12% मिनिमम मिलता ही है। तो लॉन्ग टर्म में आप उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 39,000 12% को, चलो मैं 10% कर देता हूँ, ठीक है। बट 12% मिनिमम मिल ही जाता है। 10% कर दिया और ये 30 ईयर्स कर देता हूँ, ओके। अब देखो क्या है। तो 30 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1,40,40,40,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है। एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है ये देखिए, 7,48,53,688, ठीक है। एंड टोटल वैल्यू कितना हो गया है, 8,88,93,688 रुपये। अब मुझे बताओ कि आप 39,000 का एस आई पी करोगे या फिर 39,000 का ई एम आई भर के 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाओगे, जो कि 30 साल के बाद, ये भी फिक्स नहीं है कि 30 साल के बाद उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू 1.5 करोड़ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट तो आपको पता है कि 30 साल के बाद कहाँ से कहाँ होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ऑफकोर्स कंपनीज है, कंपनीज ग्रो होती ही है, क्योंकि दैनंदिन की चीज़ें जो होती है वो हम कंज्यूम करते ही हैं। तो उसमें नो डाउट वो आपका बढ़ने ही वाला है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भैया 39,000 में ई एम आई पे कर रहा था, ई एम आई पे करके मैंने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, 1.4 CR की प्रॉपर्टी बना ली। बट उसका वैल्यू भी डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे, डेवलपमेंट, नियर बाय एरिया डेवलपमेंट पे, वो सारी चीज़ें हैं। 30 साल के बाद मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड एस आई पी में वहीं पे मैं 39,000 का एस आई पी कर रहा हूँ। एंड 10% पकड़ा है मैंने। इसको अगर मैं मिनिमम जो होता है इसका 12% पकड़ूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.4 CR इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। बट एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है, 12,36,00,000 का, ठीक है। 12.5 करोड़ का रिटर्न आ रहा है यहाँ पे। वहाँ पे 1 CR आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, होम लोन जो भाई की आपने, वहाँ पे 1 CR आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। बट यहाँ पे आपको जो रिटर्न आ रहा है वही 12 करोड़ का आ रहा है। एंड टोटल वैल्यू 13,73,66,000 इस तरह का वैल्यू है। मतलब ऑलमोस्ट 14 करोड़ का वैल्यू समझ सकते हो आप, या फिर 13.5 करोड़ का वैल्यू समझ सकते हैं। तो देखिए ये 39,000 का ईएमआई पे कर रहे थे, हम 39,000 का आपने एस आई पी किया। तो दोनों में आपको बेहतर क्या है। अब 13.5 करोड़ हो गए आपके, और उसका होने दो, उसका वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ का आप फ्लैट खरीद लो, वही फ्लैट नया नया आपको फ्लैट खरीदने मिल जाएगा। नया नया फ्लैट खरीदो, उसके बाद भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ रुपए बचेंगे, ठीक है। 11 से 12 करोड़ रुपए आपके हाथ में बचेंगे। तो ये काला सच किसी को पता नहीं होता है। अब प्रॉपर्टी बाय कब करना चाहिए, प्रॉपर्टी बाय करो ना, बाय करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ईएमआई पे मत बाय करो। बाय करना है तो आपको क्या करना है कि आप पहले उतना अमाउंट आप बना लो, ठीक है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एसआईपी से आपने 14 करोड़ बना लिया, उसके बाद आप पे करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भैया 39,000 हम यहाँ पे एसआईपी करेंगे, रेंट, अब खुद का घर नहीं है तो रेंट पे करना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, 39 को आप 20 कर दो और 19,000 रेंट पे करो ना, कौन मना कर रहा है आपको। 20,000 का आप मंथली इन्वेस्टमेंट करो, एंड 12% के हिसाब से 30 ईयर्स तक करते रहो। फिर भी 7 करोड़ तो हो रहे हैं आपके पास। 7 करोड़ में से 1.5 करोड़ का आप फ्लैट खरीद लो, फिर भी 5 करोड़ तो बच रहे हैं आपके पास, ठीक है। 5.5 करोड़ बच रहे हैं कि नहीं। तो ये अच्छा खासा डील हो गया ना, आप क्या कहते हो। जल्दी से कमेंट करो और अब आप अपना व्यू बताओ कि भैया करना क्या चाहिए, ठीक है। अब ओवर द टाइम पीरियड आपका सैलरी तो बढ़ता ही जाएगा, तो उसमें आप मंथली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा ही सकते हो। तो ये जितना आप बढ़ाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और हाउस प्रॉपर्टी बाय करने का जो ईएमआई के बेसिस पे जो लोग पीछे पड़े रहते हैं ना, अरे हमने घर बाय कर लिया, घर बाय कर लिया।
अरे आपको काला सच पता ही नहीं है इसके बारे में कि आपने घर बाय किया है या फिर आपने नुकसान कर लिया है खुद का। और ऊपर से जो मेंटल स्ट्रेस आते हैं, जो मेंटली लोग एंजाइटी फील करते रहते हैं कि इतना बड़ा लोन चल रहा है, इतना बड़ा ईएमआई चल रहा है, उसे तो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये लॉस तो हो रहा है आपका, फाइनेंशियल लॉस तो हो रहा है आपका, इसके साथ साथ आपका हेल्थ का लॉस भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, अब चलिए अब कंक्लूड करते हैं कि क्या करना चाहिए। ईएमआई पे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। अब हम डिसाइड करते हैं कि विच इज बेटर, बाइंगे प्रॉपर्टी थ्रू ईएमआई। ठीक है, होम लोन लेना, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए होम लोन लेना वो बेटर है या फिर एसआईपी करना बेटर है। तो यहाँ पे जो भी आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब पर्सनल यूज के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट है उतना, जैसे 50 लाख का प्रॉपर्टी है, तो मान लेते हैं कि 45 लाख भी आपके पास है, तो आप प्रॉपर्टी बाय कर लो, 5 लाख का लोन ले लो, दैट इज ओके, उसमें आपको इश्यू नहीं है। फिर फिर ये आप कह सकते हो कि भैया मैंने 50 लाख में खरीदा था, इसका वैल्यू आज 1.5 CR हो गया, तो ये आपका प्रॉफिटेबल डील है, इसके लिए नो इशू, ये आपको करना चाहिए और ये काफी स्टेबल इन्वेस्टमेंट भी होगा। बट आप अगर ये कहते हो कि भैया मेरे पास 5 लाख रुपए है, 45 लाख का मैं लोन लूंगा, या फिर आपके पास 5 लाख रुपए है और मैं 50 लाख का लोन लेके 55 lakhs का घर बाय करने वाला हूँ, ठीक है, घर बाय करने वाला, तो ये एक्चुअली रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए। इसमें लॉस वही होगा कि आफ्टर 30 ईयर्स आपने 55 की जगह पे 1.5 करोड़ रुपए पे कर दिया है, 55 लाख की जगह पे 1.5 करोड़ रुपए पे कर दिया है, बट आपका वैल्यू जो है वो भी 1.5 करोड़ के आसपास है या फिर शायद वो भी नहीं है, तो वो एक बड़ा लॉस हो सकता है आपके पास। तो जब आपके पास लमसम अमाउंट हो जाए तभी आप घर बाय करो। ये रेस में मत दौड़ो कि सब लोग घर बाय कर रहे हैं, सब लोग घर बाय कर रहे हैं, अरे मैंने घर बाय नहीं किया है, लोन उठा लेते हैं, घर बाय कर लेंगे, हम भी दिखाएंगे कि अरे हमने घर खरीद लिया, नया घर खरीद लिया। तो ये चीज मत करो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, कि भैया आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास बड़े अमाउंट है, बड़े अमाउंट आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास अगर 50 लाख रुपए, 55 लाख रुपए है, तो डेफिनेटली आप वो हाउस बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट मिलेगा। बट आप अगर ईएमआई पे कर रहे हो, 90% लोन लेके कर रहे हो, तो यू शुड से नो टू होम लोन, ठीक है। एंड वहीं पे मैं एसआईपी की बात करूं, तो अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको आपने ये डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे लोन बर्डन लेना नहीं है, मेंटल हेल्थ मेरा खराब करना नहीं है, तो सिंपली गो फॉर एसआईपी, जो लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट से लिंक करके इन्वेस्टमेंट करने को अलाउ करता है, एंड काफ़ी कंफर्टेबल अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड रिस्क भी आपका काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एंड लॉन्ग टाइम में अगर आप देखोगे तो एसआईपी आपको काफ़ी कंपाउंडिंग रिटर्न देता है, काफ़ी अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न देता है, जो कि आज के वीडियो में ये कंक्लूड करता है कि होम लोन से बेटर एसआईपी है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं पड़ा हुआ है, आपके पास 50 लाख 70 लाख रुपए नहीं पड़े हैं, तब तक आपको घर बाय नहीं करना चाहिए थ्रू ईएमआई, आपको घर बाय कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आज के वीडियो में निकलता है कि आप अगर सैलरीड पर्सन हैं, आपके पास घर नहीं है, फिर भी आपको फिलहाल एसआईपी करके ही आगे जाना चाहिए। एंड एसआईपी से जब पैसे आपके पास हो जाए अच्छे खासे, उसके बाद आप घर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होम बाय आना चाहिए, लेट ही सही, लेकिन आप प्रॉफिटेबल रहोगे। जैसे कि आपने देखा कि अगर आप रेंट पे करके भी 19 हज़ार का रेंट मैंने कंसिडर किया है, जो कि 10 हज़ार आप पकड़ सकते हो और 30 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हो। तो 19 हज़ार का रेंट अगर मैंने कंसिडर किया है, 20 हज़ार का मैंने एसआईपी कंसिडर किया, फिर भी 7 करोड़ का वैल्यू आ रहा था। 7 करोड़ में से 1.5 CR आपने पे कर दिया फ्लैट परचेज करने के लिए, फिर भी आपको बच रहा है 5.5 CR, ठीक है। तो मतलब आपका घर भी हो गया और 5.5 करोड़ आपके अकाउंट में पड़े हुए भी। कितना मस्त डील है। तो इतनी छोटी सी चीज बताने के लिए मुझे आधे घंटे का वीडियो बनाना पड़ा। कोई बात नहीं, ये चीज मुझे लेट समझ में आई तो मैंने सोचा कि आपको भी समझा देता हूँ।
और मैंने अपना होम लोन जो है वो कैंसिल करवा दिया। बिकॉज़ ऑफ बिल्डर की कुछ मिस्टेक्स थी, तो वो मुझे एक बेनिफिट मिल गया और ये दोनों चीज़ मुझे साइमल्टेनियसली पता चल गई। होम लोन का जो ये काला सच है ये मुझे पता चल गया एंड बिल्डर का भी कुछ मिस्टेक हो गया, तो मैंने डायरेक्टली कैंसिल करवा दिया। तो ये एक चीज़ था एंड यहाँ पे आप देखो तो अगर आप कभी कंफ्यूजन में हो कि भैया मुझे होम लोन में जाना चाहिए या एसआईपी में जाना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से पूछो और खुद से डिसाइड करो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। लाइक फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन करना है, कैपिटल एप्रिसिएशन गेन करना है रियल एस्टेट से रिलेटेड, या फिर आप चाहते हो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिले तो आप एसआईपी में जा सकते हो, या लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी या फिर एप्रिशिएटेड एसेट में जाना है तो रियल एस्टेट आप प्रेफर कर सकते हो। तो वही मैंने कंडीशन दिया है कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट है कि आप डायरेक्टली फ्लैट खरीद सकते हो विदाउट ईएमआई, या फिर एक 5% का लोन आप करके ले रहे हो, 95% खुद से पे कर रहे हो, तभी आप प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए आपको। एंड दूसरा होता है रिस्क टॉलरेंस, की कितना टॉलरेंस आप झेल सकते हो, रिस्क कितना ले सकते हो। अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो ये मैं केस इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ जिनके पास लमसम अमाउंट में है पैसे, और जिसके पास नहीं है तो उनके लिए तो हाउस लोन एकदम से नो ही है। नो ही है, मतलब होम लोन लेना ही नहीं है आपको। लमसम अमाउंट जिसके पास है उसके लिए मैं रिस्क टॉलरेंस की बात कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड अगर लमसम अमाउंट है तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में जा सकते हैं, तो दोनों में से किस में जाना चाहिए वो बताने के लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसमें अगर रिस्क एंड वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हो, लॉन्ग टर्म का पेशेंस है आपके अंदर, तो म्यूचुअल फंड में जाओ। अदरवाइज आप स्टेबल प्रॉपर्टी खरीद लो, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये कर सकते हैं आप। लिक्विडिटी नीड्स है तो आप डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड में जाओ जो कि आपको काफ़ी क्विक लिक्विडिटी देता है। अगर आप चाहते हो कि आप टाइम ले सकते हो, अगर लिक्विड अमाउंट चाहिए रहेगा और आप कुछ टाइम वेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप रियल एस्टेट में जाना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके डिसीजन में हेल्प करती है। टैक्स बेनिफिट लेना है तो टैक्स में कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, एसआईपी आप करोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, प्रिंसिपल पे कर रहे हो, उस पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो टैक्स बेनिफिट भी आपका उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म में आपने जो टैक्स पे किया हुआ है गवर्नमेंट को, उसको भी अगर 7 करोड़ से माइनस कर दोगे, 1.5 सीआर माइनस कर दिया, 5.5 बच गया, ठीक है। एंड 5.5 में से 50 लाख मान लो आपने टैक्स पे कर दिया, फिर भी 5 करोड़ आपके पास बचेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अरे टैक्स तो पे ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन टैक्स कितना पे कर रहे हो वो भी देख लो ना। उसके बाद लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देख रहे हो, तो डेफिनेटली एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा, और डेफिनेटली मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, मैक्सिमाइज रिटर्न आपको मिलेगा जो कि लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा, लॉन्गर होराइजन में ही मिलेगा। होम लोन में भी मंथली ईएमआई तो आपके चालू हो जाते हैं, बट इसके भी रिटर्न जो मिलते हैं, जो भी आपको सब्सटेंशियल रिटर्न्स मिलते हैं होम लोन पे नहीं एक्चुअली, आपके हाउस प्रॉपर्टी पे जो आपने बाय किया हुआ है लमसम अमाउंट देके, वो भी लॉन्गर टाइम में ही आपको मिलते हैं। बट होम लोन में ये होता है कि आपका मंथली ईएमआई चालू हो जाता है जो कि आपके ऊपर बर्डन का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से पूछो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, होम लोन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मुझे एसआईपी करना चाहिए और रेंट पे ही रहना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था, या अगर ये हेल्पफुल रहा होगा तो आपके फ्रेंड सर्कल्स में और जो भी नीडी पीपल्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट उनके भी आई ओपन हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि हाउस बाय करना ऑन ईएमआई इज़ वेरी बिग रिस्क, ठीक है। तो उसमें नहीं जाना है और एसआईपी ही करना है। तो ये थोड़ा आई ओपनिंग हो जाएगा, मुझे ये लर्निंग मिला इसीलिए मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।